सीरीज की शुरुआत में हम सन्नी को देखते हैं। सन्नी पैसे से एक आर्टिस्ट है जो सड़क किनारे खड़े होकर लोगों की पोर्ट्रेट पेंटिंग्स बनाया करता था। इसके बाद सन्नी अपने नाना जी के प्रिंटिंग एजेंसी में जाता है जहां क्रांति पत्रिका नाम की एक अखबार छपा करती थी। उसी एजेंसी में सन्नी के बचपन का दोस्त फिरोज भी काम किया करता था। फिरोज प्रिंटिंग करने में काफी माहिर था। फिरोज से सन्नी को पता चलता है कि उनकी अखबार यानी कि क्रांति पत्रिका मार्केट में कुछ खास चल नहीं रही, जिसकी वजह से सन्नी के नाना जी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और हो सकता है कि जल्दी उन्हें ये एजेंसी बंद भी करनी पड़े। अगले सीन में हम सन्नी को उसकी गर्लफ्रेंड अनन्या के साथ देखते हैं। अनन्या सन्नी से 31st नाइट की रात होने वाली ग्रैंड पार्टी में उसके साथ चलने को बोलती है। अब अनन्या एक बिजनेस टाइकून की बेटी थी और सन्नी भी हमेशा से ही अनन्या की तरह मौज करना चाहता था, इसलिए वो ग्रैंड पार्टी में जाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद सन्नी फिरोज के साथ उस ग्रैंड पार्टी के पासेस खरीदने जाता है, जहाँ पासेस के दाम सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। पार्टी का ऑर्गेनाइजर सन्नी और फिरोज के पहनावे से समझ जाता है कि दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो बड़े ही बदतमीजी के साथ सन्नी से बात करने लगता है। इसी बात को लेकर सन्नी और पार्टी ऑर्गेनाइजर में झड़प शुरू हो जाती है, पर फिरोज किसी तरह सन्नी को संभालते हुए वहाँ से ले जाता है। अब क्योंकि सन्नी के पास पासेस खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो अनन्या के सामने बहाना मारकर पार्टी में जाने से मना कर देता है और खुद अपने यहाँ एक छोटी सी पार्टी रखता है जिसमें उसने अनन्या को भी बुलाया था। अनन्या भी उस पार्टी में आती है और सनी के साथ पार्टी शार्टी करके अपने घर चली जाती है। अनन्या के जाने के बाद फिरोज और सनी एक आखिरी पैग लगा रहे होते हैं। तभी सनी फिरोज से कहता है कि इस दुनिया में पैसों से बड़ा कोई नहीं है। अगर हमने जल्दी ही कुछ न किया तो जिंदगी भर सिर्फ अपने 2 व्हीलर का लोन ही चुकाते रह जाएंगे। अगले दिन दोनों कई तरह के बिजनेसेस करने के बारे में सोचते हैं, यहाँ तक कि यूट्यूबर बनने का भी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर करे तो करे क्या। यूट्यूब पर फेक स्ट्राइक्स आने के चांसेस थे, तो वहीं दूसरी तरफ बिजनेस करने के लिए उनके पास फूटी कोरिया भी नहीं थी। तभी सनी एक 500 की पत्ती का स्केच बनाकर फिरोज के सामने रख देता है। फिरोज सनी से कहता है कि नोट बनाना पेंटिंग्स बनाने जितना आसान नहीं है और अगर पकड़े गए तो पुलिस वाले किसी भी वक्त बाम्बू लेकर हमारे घर आ जाएंगे। इस पर सनी फिरोज को समझाते हुए कहता है कि अब हमारे पास पैसे कमाने का तो कोई तरीका है नहीं, इसलिए अब हमें खुद ही पैसे बनाने होंगे और तू इतना घबरा क्यों रहा है। ये 500 की पत्ती भी तो हमारी तरह किसी इंसान ने ही बनाई है और हम तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। इसके बाद सनी हर तरह की नोट को जांचने में लग जाता है और काफी माथापच्ची करने के बाद वो 500 की नकली पत्ती बनाने का फैसला करता है। सनी पैसे से एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट था और साथ ही साथ उसके पास प्रिंटिंग मशीन भी मौजूद था, इसलिए उसे एक कड़क 500 की नकली पत्ती बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अब बारी थी बेटा टेस्टिंग की। दोनों उस 500 के नकली नोट को लेकर एक खंबा खरीदने दारू की दुकान पर पहुंचते हैं, जहां पहले से ही पियक्कड़ों की भीड़ लगी हुई थी। उसी भीड़ में फिरोज वाइन शॉप वाले को 500 का नोट पकड़ाते हुए एक खंबा देने को बोलता है। वाइन शॉप वाला जब उस नोट को अपने चीते की नजर से एनालाइज करता है, तब उसे समझते देर नहीं लगती कि वो नोट नकली है। वो तुरंत फिरोज का हाथ पकड़ लेता है, पर फिरोज किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो ही जाता है। तो अपने पहले टास्क में अच्छे से फेल होने के बाद दोनों उन सभी नकली नोटों को आग के हवाले कर देते हैं। दूसरी तरफ नेपाल के काठमांडू शहर में हम मंसूर नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। मंसूर भी नकली नोट छापने का कारोबार करता था, पर उसने अपना हेडक्वार्टर नेपाल में सेट कर रखा था ताकि इंडियन पुलिस उसे तंग ना कर सके। लेकिन क्राइम ब्रांच के एक सीनियर ऑफिसर मिस्टर माइकल पहले से ही अपनी टीम के साथ वहाँ काठमांडू में मौजूद थे और मौका मिलते ही मंसूर के ठिकाने पर ढाबा बोल देते हैं। उस वक्त मंसूर अपने कुछ एसोसिएट्स के साथ नकली नोटों को भारत में सप्लाई करने की निंजा टेक्निक लगा रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि मंसूर और माइकल के बीच पहले भी कई बार झड़प हो चुकी थी। माइकल जब मंसूर को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जा रहा होता है, तभी पीछे से मंसूर के चमचे माइकल और उसकी टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जवाब में माइकल की तरफ से भी गोलियां बरसाई जाती है, पर इस दौरान मंसूर वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। इधर सन्नी ने यह पता लगा लिया था कि वो क्यों पकड़ा गया। वो फिरोज से कहता है कि उन्होंने जिस कागज पर नोट छापे थे वो कागज ही बेकार क्वालिटी का था, इसलिए दोनों इस बार उस तरह के कागज को ढूंढने में लग जाते हैं जिससे बिल्कुल असली नोट वाली फीलिंग आए। काफी छानबीन करने के बाद दोनों एक मैगजीन के डबल पेज से एक बार फिर 500 का नकली नोट बनाते हैं। इस बार नोट वाकई में असली मालूम पड़ रहा था। वैसे क्या आप असली और नकली नोट पहचान सकते हो? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब पिछली बार दारू की दुकान पर जो बवाल हुआ था, उस वजह से फिरोज उस दुकान पर जाने से साफ साफ मना कर देता है। तब कोई और चारा ना देख सनी खुद ही उस दुकान पर जाने का फैसला करता है। ऊपर वाले का नाम लेकर जैसे ही सनी उस वाइन शॉप वाले को 500 का नोट धराता है, वो आदमी तुरंत उस नोट को जांचने में लग जाता है। और ये क्या, सनी के हाथ में बियर की बोतल भी आ गई और उसे उसके बाकी के पैसे भी मिल गए। अपनी सफलता पर दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं और टेम्पो में ही नाचने लगते हैं। अब सनी और फिरोज ने नकली नोटों का इंतजाम तो कर लिया था, पर सारे काम वो खुद नहीं कर सकते।
उन्हें उन नोटों को मार्केट में फैलाने के लिए किसी डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत थी। अगले दिन दोनों सकीब नाम के एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं और उन्हें अपना नकली नोट दिखाते हैं। नोट दिखने में बिल्कुल असली लग रहा था, इसलिए सकीब को लगता है कि सनी उससे मजाक करने की कोशिश कर रहा है। तब सनी उसी नकली नोट को कुछ असली नोट के साथ मिक्स करके सकीब के सामने रख देता है और उससे कहता है कि अब मैं भी नहीं बता सकता कि इनमें से नकली नोट कौन सी है। सकीब उस नकली नोट के बदले सनी को 150 रुपए देने का ऑफर देता है और इसी के साथ सनी और फिरोज को उनका पहला ऑर्डर, जो कि पूरे 2 करोड़ रुपए के नकली नोट का था, आसानी से मिल जाता है।